गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे चैनल कोर स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेक्चर 4 सोलर सिस्टम का लेकर आया हूं। कंटिन्यूअस हम लोग क्लास करते जा रहे हैं। आज लेक्चर 3 कंप्लीट कल कर चुके थे, आज लेक्चर 4 है। आज हम लोग जो बचे हुए ग्रह हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक होती है हम लोग करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर फिर आएगी और भी बहुत सारे कंटेंट हैं इसमें। टोटल 70 स्लाइड है इसमें, जिसमें कि आप लोग को बहुत सारे स्लाइड आप लोग को मैं बता चुका हूँ। तो हम लोग इसी प्रकार से आप लोग के साथ एक अच्छे कंटेंट शेयर करेंगे, एक कंसेप्ट शेयर करेंगे आप लोग के साथ, जो कि आप लोग का जो एग्जाम होने वाला उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। मैं नित्य दिन आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें कि आप लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का कंटेंट प्रदान किए जाएंगे। तो जिस प्रकार से मैं आज डिटेल थ्योरी 3 दिनों से लगातार दे रहा हूँ आप लोग को सोलर सिस्टम का, बस 2 और लेक्चर लूंगा जिसमें कि आप लोग का सोलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा पूरा। कंप्लीट होने के बाद आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर फिर से मिलेंगे नए चैप्टर्स का, जिसमें कि मैं बता दूंगा कि हाँ, लास्ट दिन बताऊंगा कि आप लोग को नेक्स्ट क्या बताने वाला हूँ, नेक्स्ट चैप्टर आप लोग के लिए क्या लाने वाला हूँ। तो आप लोग इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, यदि पसंद आती है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और बेल आइकन की जो घंटी है उनको प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत से। आज हम लोग सोलर सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर 4 को, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग अर्थ से स्टार्ट करेंगे। जहां तक कि मैंने कल प्लूटो के बारे में आप लोग को बताया, ग्रह किस कौन कौन ग्रह हैं, उनके प्रकार कौन कौन है, उनके साइज के अनुसार क्या क्या कौन कौन से ग्रह आते हैं, सूर्य से उनके दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह आते हैं। फिर उनके बाद हम लोग बुध शुक्र को पढ़े। अब हम लोग आज पृथ्वी को पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग पृथ्वी को जानेंगे। देखिए ये आप लोग को ये इमेज दिख रहा होगा। अर्थ पृथ्वी जो कि हमारा सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन यापन संभव है। तो हम लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन को व्यतीत करते, अपने जीवन को जीते हैं। ऐसा कोई भी प्लानेट नहीं है अभी तक जो पूरी तरह से जहाँ पर जीवन संभव है। तो ये ऐसा अनोखा प्लानेट है जो कि जीवन संभव है। चलिए हम लोग इनके बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत जानेंगे। और इनका एक डिटेल थ्योरी जो कि अर्थ के बारे में रहेगा, जिसमें कि उसमें आप लोग को डिटेल थ्योरी इस पूरे सोलर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अर्थ क्या है। अर्थ पृथ्वी एकमात्र ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर हमारा जीवन संभव है। हम लोग जीवन अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, जीवन को जी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्हें नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसका कारण ये है यहाँ पर जल की पृथ्वी पर जल की अधिकता हो बहुत ज्यादा, अधिकता बहुत ज्यादा मतलब कि अधिकता बहु किसी चीज की ज्यादा अधिक है। मतलब जल की जो हमारे पृथ्वी में भूमंडल है, तो भूमंडल से ज्यादा जल मंडल है हम लोग के पृथ्वी पे। जल की अधिकता होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो इस पर कितना परसेंट जल है, तो इस पर 71% जल है और 90% स्थल है। जो हमारा जमीन, जो आप लोग को, हम लोग भूमंडल पे रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, तो यहाँ पर 19% आप लोग का स्थल है और 71% आप लोग का जल है। तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि हमारे पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है, तो 71% हमारा जल है। तो आप लोग को ध्यान में रखना कितना, 71% और 19% स्थल है, ठीक? आगे चलते हैं। देखिए पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है, तो आप लोग को पता है, तो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो घनत्व है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो आप लोग को एकदम ध्यान रखना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जो कि पृथ्वी का घनत्व है। 1 सेंटीमीटर में 5 ग्राम है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा पृथ्वी है। तो हमारा जो पृथ्वी है उस हिसाब से आप लोग सोच सकते हैं कि कितना हमारा पृथ्वी का घनत्व है। अब देखिए सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले
5 ग्रहों में से पृथ्वी भी है। मतलब कि देखिए सौर मंडल, पूरे सौर मंडल में जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है, पूरे सौर मंडल में हमारा ज्वालामुखी है। अलग अलग प्लानेट पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो इन ज्वालामुखी के जो पाते हैं, तो वहां पर जो हम लोग का पूरे 5 प्लानेट में से जो हमारा अर्थ है उस पर भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एक नहीं है, 2-3। जो अब ज्वालामुखी, तो वहां पर देखेंगे कौन कौन से ज्वालामुखी सक्रिय है। तो मतलब कि 5 में से एक ऐसा भी ग्रह है जहां पर हमारा प्लानेट, जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसके अलावा कौन कौन से 4 ग्रह हैं जहां पर ज्वालामुखी सक्रिय है, तो आप लोग को बताएंगे। जैसे कि पृथ्वी, शनि, शुक्र, वरुण, जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी। तो आप लोग को पूछा जाएगा कि हमारे पृथ्वी पर सक्रिय ज्वालामुखी है, इनके अलावा किन किन ग्रहों पर हमारा सक्रिय, अभी भी सक्रिय है। तो ठीक है, तो आप लोग बताएंगे। तो इनका नाम आप लोग को याद रखना है, बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण। तो आप लोग को याद रखना है बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण। बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण। बृहस्पति, शनि और वरुण। इसी प्रकार से आप लोग बोलेंगे बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण। तो इस प्रकार से आप लोग पूरे सौर मंडल में 5 ऐसे प्लानेट है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी है। तो टोटल 5 है, तो आप लोगों का 5 ग्रह है, देख लीजिए। 5 ग्रहों पर पृथ्वी के अलावा, ठीक है। पृथ्वी भी सम्मिलित है, 5 में से पृथ्वी भी सम्मिलित है। और दूसरा 4 ग्रह है जो कि बृहस्पति, शनि और शुक्र और वरुण, जहाँ पे है, ठीक है। पृथ्वी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि हम लोग का जो, ऐसा नहीं है। तो हमारा जो ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वहां पर थोड़ा चपटी है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखें, इस प्रकार से हमारा पृथ्वी है, आप लोग को याद रखना है कि हमारा पृथ्वी पूरा तरह गोल नहीं है। तो पूरे जो ध्रुव पर है वहां पर चपटी होती है, ठीक है। और पृथ्वी की इस आकृति को ग्लोब कहते हैं। तो इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास, तो आप लोग को याद रखना है कि पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय व्यास है, पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर। तो आप लोग को याद रखना है कि विषुवत रेखीय व्यास, आप लोग को याद रखना है कि 12,756 किलोमीटर है। तो आप लोग को याद क्या रखेंगे कि 12,756 किलोमीटर हमारे विषुवत रेखीय व्यास है पृथ्वी का। तो आप लोग आगे चलते हैं, देखिए इसके ध्रुव तथा विषुवत रेखीय व्यास में 49 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इसके ध्रुव और विषुवत रेखीय व्यास, जो ध्रुवीय और विषुवत रेखीय व्यास में 49 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 ½ डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है। तो आप ध्यान में क्या रखना है कि इसके ध्रुवीय और विषुवत रेखीय पे 49 किलोमीटर है, और इस तरफ से झुकी हुई है। और जबकि अपने तल पर साढ़े 66 डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ पर छूट गया है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। 1 मिनट में लिखवा देता हूँ। जबकि अपने तल पर कितना, साढ़े 66 डिग्री झुकी है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर मतलब कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जबकि अपने तल पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। अपने अक्ष पर, सॉरी, अक्ष पर वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अपने तल पर जो झुकी हुई है 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे पृथ्वी के बारे में एक छोटा सा आप लोग को जानकारी यहाँ से मिल चुका होगा। और इसके डिटेल जो जानकारी है आप लोग को एक अर्थ चैप्टर अलग से आप लोग को पूरा उसमें कंसेप्ट अर्थ के बारे में बताया जाएगा। तो वहां पर आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं चंद्रमा को। देखिए ये कितना चमकीला, इसे क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी का जीवाश्म भी कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि ये क्या है, चंद्रमा, हमारा चंदा मामा, है कि नहीं। चंदा मामा, देखिए किस प्रकार से स्माइल कर रहा है चंदा मामा हमारा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप लोग पढ़ना चाहते हैं ना, देखिए हम लोग इनके बारे में बहुत अच्छा डिटेल जानेंगे।
तो जितना पृथ्वी के बारे में नहीं जाने अभी, लेकिन हाँ चंदा के बारे में जरूर जाएंगे, चंद्रमा के बारे में जरूर जाएंगे, इसे मून भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए चंद्रमा, इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं, चंद्रमा को क्या कहते हैं? रात की रानी कहते हैं। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहला जाता है? सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी कहा जाता है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा का अध्ययन। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि सेलेनोलॉजी क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन, मतलब उसका स्टडी ऑफ मून, इसको सेलेनोलॉजी। तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे। और जीवाश्म मतलब क्या? देखिए फॉसिल्स, अर्थ फॉसिल्स कहा जाता है। मून इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ नाइट, रात की रानी कहा जाता है। देखिए अब आगे चलते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां का तापांतर अधिक होता है। वहां पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां का तापांतर बहुत अधिक होता है। तो दिन का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री, और रात का तापमान 180 डिग्री हो जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां का तापांतर बहुत अधिक होता है। तो आप लोग यहाँ से देख लिए कि तापांतर कितना होता है? बहुत अधिक होता है। वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा पर अत्यधिक उल्का पिंड गिरे हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने बताया था कि कोरोलिस बेसिन, जो कि आप लोग का बुध, जब मैं पढ़ा रहा था वहां पर भी वायुमंडल नहीं होने के कारण कोरोलिस बेसिन बहुत बड़ा ग्रेटर बना था, जो कि उल्का पिंड के कारण हुआ था। जो कि बहुत बड़ा ग्रेटर है, गड्ढे हैं, ठीक है। जो आप लोग को बैक लेक्चर जरूर देखनी चाहिए दोस्तों, मतलब कि 1 2 3 लेक्चर अभी तक नहीं देखे आप लोग, जाकर आप लोग एकदम डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 2 3 जरूर देखें। और अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किए तो जरूर शेयर करें, और अभी तक लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक करें, ठीक है दोस्तों। और आप लोग हाँ टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, जो कि आप लोग को कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिसे चंद्रमा पर बहुत बड़े गड्ढे, ग्रेटर बने हैं, इन ग्रेटर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, इन ग्रेटर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, जिस कारण से वह भाग पृथ्वी से नहीं देखने पर धब्बा के समान दिखता है। इसलिए हम लोग को क्या होता है, उस भाग को जब हम लोग देखते हैं, तो उस भाग को देखने पर क्या होता है, पृथ्वी से जब हम लोग देखते हैं उस भाग को, तो गड्ढा हुआ है वहां पे धब्बा के समान दिखता है, क्योंकि वहां सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है। वो गड्ढा इतना बड़ा है कि वहां पर सनलाइट अच्छे से नहीं पहुंच रही है, जिस कारण से हमें क्या दिखता है? गड्ढा दिखता है। तो उल्का पिंड आप लोग को पता होना चाहिए किस प्रकार से वायुमंडल नहीं होने के कारण होते हैं। हम लोग के पृथ्वी पर भी उल्का पिंड होते रहते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग का जो वायुमंडल है, हमें उनसे रक्षा करती है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। वायुमंडल के अभाव में ही चंद्रमा पर ध्वनि तो उत्पन्न होगी, किंतु सुनाई नहीं देगी। तो आप लोग को एकदम ध्यान रखनी है कि अच्छा, हम लोग को देखिए, कहीं न कहीं वायुमंडल है तो हम लोग को ध्वनि का है ना आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा पर हम लोग को वहां पर वायुमंडल है ही नहीं, तो वहां पर हम लोग को किस प्रकार से, यदि हम लोग वहां जाते तो बोलेंगे भी तो हम लोग को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो हमारा जो ध्वनि है, हमारा जो साउंड है, उनका वेव हम लोग का ट्रांसमिट होगा ही नहीं दूसरे के पास, ठीक है। किंतु सुनाई नहीं देगी, साथ ही आकाश काला दिखेगा। तो साथ ही हम लोग का आकाश क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है, ठीक है। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि पृथ्वी और चंद्रमा से औसत दूरी कितना है? 3,84,000 किलोमीटर है। तो यहाँ से प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड, मतलब कि 1.25 सेकेंड लग जाता है। तो मतलब कि आप लोग को ध्यान में रखना है कि 1.3 सेकेंड यहाँ से प्रकाश आने में लग जाता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि मून के बारे में क्या क्या है, ठीक है। तो अब देखिए चंद्रमा की कलाएं, फेज ऑफ मून। देखिए चंद्रमा का, एक मिनट, तो हम्म देखिए चंद्रमा का जो 59% भाग पृथ्वी से दिखता है, वह कटा हुआ प्रतीत होता है। तो हम लोग को 59% दिखता है, जो है हम लोग को कटा हुआ, हल्का से इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से कटा हुआ दिखता है हम लोग को चंद्रमा। तो जिसके कारण से आकार में परिवर्तित देखने के ये कलाएं, तो मतलब कि देखते हैं कभी कभी हम लोग को एकदम पूरा फुल मून दिखता है, कभी हम लोग को एकदम मतलब कि पूरा मून दिखता है, कभी कटा हुआ दिखता है, कभी एकदम पतला दिखेगा, कभी मतलब कि ये जो है एकदम जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके जो शेप में चेंजेस आ रहे हैं, तो इन्हीं को हम लोग को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है, फेज ऑफ मून।
तो आप लोग यहाँ तक समझ गए कि फेज ऑफ मून क्या होते हैं, कि उनके जो मतलब कि जो हमारे जो चंद्रमा है, चंद्रमा जब हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो उनके जो अलग अलग फेज में अलग अलग साइज उनके आकार में चेंजेस आते हुए दिखते हैं, तो उन्हीं को हम लोग फेज ऑफ मून कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि अपभू और उपभू। ठीक है, तो आप लोग अपभू और उपभू को देखेंगे तो अपभू जब चंद्रमा की दूरी, देखिए जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है, तो देखिए आप लोग को ध्यान में रखना है कि पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे उपभू कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से एकदम अधिकतम हो जाती है, जैसे मैंने बताया था आप लोग को सूर्य के साथ पृथ्वी का रिलेशन, जब आप लोग का जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी जब सूर्य से बहुत दूर हो जाती है तो उसे अप सौर कहते हैं, और उप सौर कहते हैं जब नजदीक आ जाती है। तो उसी प्रकार से अपभू और उपभू हमारे चंद्रमा के साथ पृथ्वी के साथ रिलेशन है। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाती है तो उसे अपभू कहते हैं, और जब पृथ्वी के नजदीक आती है तो उसे उपभू कहते हैं। देखिए जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो इसे उपभू कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए कि उपभू और अपभू किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए पीले से मैं आप लोग को डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग को कलर भी चेंज हो रहा है देख रहे हैं, तो आप लोग को पता चल रही होगी। ठीक है, तो ये देखिए अब देखिए सुपर मून। सुपर मून हम लोग समझते हैं कि सुपर मून किन्हें कहा जाता है। देखिए सुपर मून हम लोग पढ़ेंगे कि जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो वह बहुत बड़ा दिखता है, जिसे हम लोग सुपर मून कहते हैं। इसे पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम भाग 59% दिखता है। तो इससे हम लोग का पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम भाग 59% दिखता है। ठीक है, अब देखिए अमावस, तो अमावस में क्या होता है, न्यू मून। तो हम लोग न्यू मून कब देखते हैं, अमावस मतलब कि न्यू मून होता है। ठीक है, अमावस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यू मून। चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता, इस दिन सूर्य ग्रहण लगता है। और देखिए आप लोग को याद रखना होगा कि इसी उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है, अमावस के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, और चंद्रमा जो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, इस चीज को आप लोग नोटिस करेंगे। और आप लोग देखे भी होंगे जब अमावस होगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और जब पूर्णिमा होगी तो उस दिन सूर्य ग्रहण लगता है। तो आप लोग को ये पॉइंट एकदम ध्यान में रखनी है कि पूर्णिमा कब होती है, इस दिन चंद्रमा को पूरा भाग दिखता है, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। ऐसा अभी बताया मैंने कि चंद्र ग्रहण के दिन ही आप लोग की चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन। हाँ ठीक है, चंद्र ग्रहण आप लोग का पूर्णिमा का दिन होता है और सूर्य ग्रहण आप लोग का अमावस के दिन होता है। ठीक है, एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा तक, ये अमावस से अगली अमावस 28 दिन का अंतराल होता है। ठीक है, जैसे एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा, जैसे अभी आज मानिए आज पूर्णिमा है, और अगले पूर्णिमा या अगले अमावस से आज के अमावस में तो 28 दिन का अंतराल होता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना कितने दिन का अंतराल होता है, 28 डेज का अंतराल होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, शुक्ल पक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। अमावस से पूर्णिमा के यात्रा को हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस से पूर्णिमा की यात्रा को हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। और कृष्ण पक्ष कब कहते हैं, देखिए पूर्णिमा से अमावस की यात्रा को हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। देखिए कृष्ण, याद देखिए कैसे रखेंगे, कृष्ण जी हमारे काले हैं, तो मतलब कि हम लोग पूर्णिमा से अब हम लोग कृष्ण जी की तरफ चल रहे हैं, मतलब कि काले की तरफ चल रहे हैं। तो मतलब कि हमारा मतलब जो हमारा पूर्णिमा है उनसे अमावस की ओर जा रहे हैं, तो हमारे कृष्ण पक्ष, उससे याद हो गया कि हाँ पूर्णिमा से हम लोग अमावस की ओर जाएंगे तो कृष्ण पक्ष, और यदि हम लोग अमावस से पूर्णिमा की ओर जाएंगे तो शुक्ल पक्ष। और यह 14 दिन का होता है। जैसे कि अंतराल देखिए आप लोग को बताया कि मतलब कि 28 दिन का जो टोटल अंतराल होता है, तो उसमें एक बीच में, जैसे कि 14 दिन में आप लोग का एक पूर्णिमा है, आज से 14 दिन में अमावस्या, फिर अमावस्या से आप अगले पूर्णिमा में जाएंगे तो फिर 14 दिन लगेगा, 14 दूनी 28, एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा या एक पूर्णिमा से दूसरे अमावस्या जाने में आप लोग को 28 दिन का अंतराल लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, यह 14 दिन का होता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि यह भी 14 दिन का होता है, और 14 दिन चांद पूर्णिमा कहा जाता है। 14 दिन का चांद को पूर्णिमा कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नोट, देखिए शुक्र तथा बुध का भी चंद्रमा के समान कलाएं देखी जाती है। शुक्र तथा बुध का भी चंद्रमा के समान कलाएं देखी जाती है, क्योंकि देखिए एक कहीं न कहीं वो मतलब कि छोटा होता है। ठीक है, साइज में छोटा होता है और सूर्य से नजदीकी है।
तो इस कारण से उनके चंद्रमा देखिए नोट में क्या है, हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण लगा करता है उतने समय में ही वह अपना एक घूर्णन को पूर्ण कर लेता है, ठीक है। तो हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्यों क्यों दिखता है हम लोग को चंद्रमा का एक भाग क्यों दिखता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण लगाता है, तो जितना समय परिक्रमण लगाने में लग रहा है उनको, तो उतना देर में देखिए जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, अब उतना देर में पृथ्वी वहीं फिर वापस आ जाता है, तो हमको वही भाग फिर से दिख जाता है, मतलब कि हम लोग एक ही भाग को देख पाते हैं, ठीक है। जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण लगाता है उतने समय में वो अपना एक घूर्णन को पूर्ण कर लेता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ब्लू मून किन्हें कहते हैं, ब्लू मून किन्हें कहते हैं, जब देखिए ब्लू मून कब, जब एक महीने में दो पूर्णिमाएं हो जाती है, तो पहली पूर्णिमा और पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहेंगे और दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। तो आप लोग को याद रखना है ब्लू मून कब होता है, जब एक महीने में दो पूर्णिमा आ जाती है तो उन्हें ब्लू मून कहा जाता है। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2 अगस्त 2012 में फुल मून पूर्णिमा तथा 29 अगस्त 2012 ब्लू मून, ठीक है। तो आप लोग को इस प्रकार से ध्यान में रखनी है। देखिए एक ही महीने अगस्त के महीने में एक 2 तारीख को पूर्णिमा हो गया और एक जो 29 तारीख को पूर्णिमा हो, तो 29 तारीख वाले को हम लोग ब्लू मून कहेंगे और 2 तारीख वाले को पूर्णिमा, नॉर्मल पूर्णिमा जो होती है उन्हें कहेंगे, ठीक है। द ब्लू मून क्या कहा जाता है, एक ही मंथ में आप लोग को दो पूर्णिमा दिखेगी, तो उन्हें जो लास्ट वाली पूर्णिमा होगी, मतलब कि पहली पूर्णिमा तो आप लोग पूर्णिमा बोल देंगे और लास्ट वाली पूर्णिमा को आप लोग ब्लू मून कहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अब हम लोग चंद्रमा का ये लास्ट पॉइंट है, देखिए इनको देख लेते हैं। देखिए चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव लाइका नामक एक कुत्ता था। आप लोग को पता है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन है, लाइका नामक कुत्ता था, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एंड एडलिन ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा। तो कब रखा, 21 अगस्त 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने जो चंद्रमा की सतह है उन पर उन्होंने अपना कदम रखा। ये लोग चंद्रमा की सतह पर गए थे और सी ऑफ ट्रांस इक्वलिटी या शांति का सागर कहते हैं। ये लोग चंद्रमा के जिस सतह पर गए थे उन्हें क्या कहते हैं, सी ऑफ टारा क्वालिटी, टारा क्वालिटी, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है जिस सतह पर गए थे उसे शांति का सागर कहते हैं। चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कौन सा मैदान है, मारिया नामक मैदान है। तो चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे अब किस ग्रह के बारे में जानेंगे, आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। अभी तक आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप नए नए वीडियो जो मैं ला रहा हूँ आप लोग इसी प्रकार से आप लोग कंटिन्यूअस देखें, स्किप कहीं नहीं करें कि हाँ आप लोग थोड़ा सा देखें स्किप करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आप लोग कंटेंट यदि अच्छे से आप लोग को अपने नोट्स तैयार करने हैं, आप लोग को अपने रिवीजन करने हैं, तो आप लोग यहाँ से एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट जरूर देखें क्या क्या है नहीं है, ठीक है। आप लोग को यदि कहीं दिक्कत आती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्लानेट है मार्स। तो आप लोग को मार्स के बारे में आप लोग देखना चाहेंगे, देख लीजिए मार्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह। इसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। तो आप लोग को इस प्रकार से याद रखना है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को। मार्स को हम लोग क्या कहते हैं, लाल ग्रह। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसके जो पॉइंट्स हैं क्या क्या हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। मंगल, अच्छा लाल ग्रह तो है, तो किस कारण से इनमें लाल ग्रह कहा जाता है, किस कारण से इन पर इनकी जो सरफेस पर लाल लाल जो होते हैं इनकी किस कारण से लाल दिखता है। तो आप लोग को यह ध्यान में रखना है कि यह आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इस पर इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड जिस कारण से यह लाल दिखता है, यह पृथ्वी या 25% झुका हुआ है, मतलब कि 25% है, 25 डिग्री झुका हुआ, सॉरी यह 25 डिग्री झुका हुआ। तो आप लोग को ध्यान में रखना कितना डिग्री झुका हुआ है, 25 डिग्री, जिस कारण से पृथ्वी के समान ये दिखता है, ठीक है। मतलब कि जिस प्रकार से पृथ्वी हमारा जो 25 डिग्री पे झुके हुए रहने के कारण 26 साढ़े 26 डिग्री झुके हुए रहने के कारण वहां पे ऋतु में परिवर्तन होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जिस कारण से इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जिस कारण से ऋतु में परिवर्तन यहाँ पे पृथ्वी के समान देखे जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए
इस ग्रह पर पृथ्वी की जीवन संभावनाएं अधिक है। पृथ्वी की तरह, हमारे जो पृथ्वी की तरह इस ग्रह पर भी जीवन की संभावनाएं सर्वाधिक है। ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा जो जीवन की संभावनाएं प्लानेट है जो कि मंगल ग्रह है, उन पर भी संभावनाएं देखी जा रही है। इस ग्रह पे पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यदि पूछा जाए तो निक्स ओलंपिया जो कि मंगल ग्रह पर है। तो आप लोग का पॉइंट यहाँ से एकदम ध्यान में रखना है। वैसे एकदम ध्यान में देख लीजिए ये पॉइंट, निक्स ओलंपिया। तो आप लोग को एकदम ध्यान रखना है कि निक्स ओलंपिया जो सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत जो पूरे सौर मंडल का यदि पूछा जाए तो आप लोग को ध्यान में क्या रखना है कि सबसे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ग्रह, तो आप सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30,000 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट से अभी 3 गुना ज्यादा है। तो निक्स ओलंपिया जो पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, यह अपनी दूरी से पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट का चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी अपनी दूरी, अपने धुरी पर पृथ्वी के समान, यहाँ पे धुरी होगा, यहाँ पे दूरी नहीं होगा। देखिए ये यहाँ पे धुरी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इस मिस्टेक को सुधार करेंगे और नोट्स में भी अच्छे से लिखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, धुरी। यह अपनी धुरी पर, यह अपनी धुरी पर कितने पे चक्कर लगाते हैं? तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि यह अपनी धुरी पर 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। यह ग्रह आकार में सातवां तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह, चौथे स्थान पर है। जैसे कि मैं कल बताया था कि सूर्य से दूरी के अनुसार, तो सूर्य से दूरी के अनुसार चौथे पे है और आकार में सातवां है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, आकार में सातवां ग्रह है, ठीक है, सातवें स्थान पर आते हैं, सेवंथ प्लेस है आकार में, ठीक है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। तो आप लोग को कितना लगता है? तो याद रखना है कि 687 दिन लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, इस ग्रह पर है। तो सब सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मुखी ओलंपस मॉन्स है, जो कि इसी ग्रह पर है। तो आप लोग को सबसे बड़ा पर्वत भी यही मिल रहा है और सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी इसी पर्वत इसी ग्रह पर मिल रहा है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा जो ग्रह है इसी ग्रह पर, सबसे बड़ा जो ग्रह नहीं, सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है इसी ग्रह पर है, जो कि ओलंपस मॉन्स है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है इसी ग्रह, ठीक है। इसके दो उपग्रह हैं जो कि फोबोस और डिमोस है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है फोबोस और डिमोस, जो इसके दो उपग्रह, और डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, जो कि मैंने पहले एक बार कहीं जब कल वाले लेक्चर में आप लोग को शायद एक्सप्लेन किया था, तो उसमें एक पॉइंट आया था डिमोस सबसे, जो उपग्रह में सबसे छोटा है। तो आप लोग देखेंगे तो वहां पे आप लोग को ध्यान में आएगा, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि इसके दो उपग्रह हैं। तो इसके कितने उपग्रह है? दो उपग्रह। तो आप फोबोस और डिमोस, तो फोबोस और डिमोस आप लोग के दो उपग्रह हैं। इसके मंगल के जो डेमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखिए आगे कौन सा प्लानेट आएगा मंगल के बाद। मैंने बताया था बृहस्पति, देखिए आप लोग का बृहस्पति आ गया। तो आप लोग ये देख रहे हैं बृहस्पति जुपिटर प्लानेट जो सबसे बड़ा इन साइज, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा जो हमारा ग्रह है पूरे सौर मंडल का, तो ये है बृहस्पति। तो आप लोग को बृहस्पति से मिलने से पहले चलिए हमारे साथ बृहस्पति से मिलते हैं। तो बृहस्पति के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों, चलिए, ठीक है। जुपिटर, ठीक है, यह सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु यह गैसियस अवस्था में है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, यह तो ग्रह बड़ा है लेकिन, हाँ लेकिन यह गैसियस अवस्था में है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह गैसियस अवस्था में, इस पर CO SO2 अधिकता, और जिस कारण से यह हल्का पीला दिखता है। तो आप लोग को याद रखना है कि हल्का पीला दिखता है यह ग्रह, SO की मात्रा है इसमें ज्यादा। तो आप लोग को यह एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है। तो आप लोग को यह ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर हिम नहीं है, मतलब कि बर्फ नहीं पाया जाता है, हिम रहित है। तो वहां पर हिम, थोड़ा सा भी बर्फ की परसेंटेज नहीं मिलती है। तो हिम रहित एक ऐसा यही है
प्लानेट जो कि हिम रहित है, यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है। तो सबसे तेज घूर्णन जो करता है अपने अक्ष पर बृहस्पति है, जो कि लगभग 9.5 घंटे में ही पूरा कर लेता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि 9.5 घंटे में सबसे जल्दी अपने अक्ष पर कौन घूर्णन करता है, तो सबसे जल्दी 9.5 घंटे में बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। और ये गैसियस की अवस्था में होते हैं, और ये बड़ा सबसे बड़ा ग्रह है। आप लोग को देखिए, बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, ये गैसियस की अवस्था में रहते हैं, और इसमें एसओ की मात्रा ज्यादा होती है, और इसमें अधिकता होती है, और जिस कारण से यह पीला भी दिखता है। यह ग्रह एकमात्र हिम रहित है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है, और जिस कारण से 9.5 घंटे में यह अपने घूर्णन को पूरा कर लेता है। ठीक है। अत्यंत गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। अभी हम लोग देखें कि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। तो उसके बाद देखिए, बृहस्पति की सूर्य की परिक्रमा करने में 1200 वर्ष लगते हैं। तो आप लोग को कितना परिक्रमा करने में लगते हैं, आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि टोटल 12 वर्ष सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगते हैं, टोटल 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति को 79 बृहस्पति के 79 उपग्रह में से 16 उपग्रह को मान्यता मिली है। तो आप लोग को मान्यता कितने उपग्रह की है, देखिए यहाँ पे मान्यता मिली है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कितना मान्यता है, टोटल 16 उपग्रहों को मान्यता मिली है। तो आप लोग को इतना ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनमीड्स है। तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनमीड्स। तो गैनमीड्स जो है सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। गैनमीड्स, कैलिस्टो, लो आयो तथा यूरोपा इसके जो सबसे बड़े उपग्रह हैं। ये सब इनके उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के अत्यधिक विशालता कारण इसे तारा सदृश ग्रह कहते हैं। इसे किसे क्या कहते हैं, तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति के अधिक विशालता के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं, तारा के जैसा दिखता है इसलिए। देखिए, यह तारा एवं ग्रह दोनों से युक्त है। ठीक है। युक्त है क्योंकि यह तारा एवं ग्रह दोनों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं का रेडियो ऊर्जा है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो एक तारा के समान है। तो यह एक बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जो कि तारा के गुण से युक्त है। ठीक है। इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैस पाई जाती है। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। छोटा सौर तंत्र किसे कहते हैं, बृहस्पति को। तो आप लोग क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, मीथेन भी है, अमोनिया, ये सब अन्य गैस भी पाई जाती है, जिससे देखिए यहाँ पे रेडियो ऊर्जा, मतलब कि अब उसके पास रेडियो ऊर्जा भी है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है इस चीज को। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। तो आप लोग को ये, जैसा कि मैंने आगे बताया, तो ये अभी आप लोग को ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम इसके वायुमंडल में अधिकता है। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल के सर्वाधिक अर्थात 56.9 किलोमीटर पर सेकंड तथा इसे मास्टर ऑफ गाइड्स की भी उपमा दी गई है। वैक्यूम क्लीनर की भी उपमा इसे ही दी गई है। मास्टर ऑफ गाइड्स की भी तो उपमा इसे दी गई है। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि 2011 में नासा के द्वारा जो बृहस्पति के अध्ययन के लिए जो जूनो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते, देखिए आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आगे हम लोग शनि के बारे में पढ़ेंगे। तो शनिचरा ग्रह तो सबको लगता है, तो वही शनि हमारा, देखिए ये हमारा शनि है जिसे हम लोग सैटर्न भी कहते हैं। ठीक है। आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़े से पॉइंट के बारे में, क्या क्या है नहीं है, तो इसको जानेंगे हम लोग। ठीक है। एकदम अच्छे डिटेल में। देखिए, यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह ग्रह कौन सा है, शनि है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग को नेक्स्ट पिछले वाले लेक्चर में बताया था। इसका घनत्व 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। ईएम हो गया है थोड़ा मिस्टेक से, एक
सी, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब होगा। तो आप लोग को यहाँ ध्यान रखनी है कि आप लोग को क्या देखना है कि यहाँ पर ये कम घनत्व के कारण, मतलब कि यहाँ पे 0 पॉइंट, जैसा कि मैंने पृथ्वी का घनत्व बताया था, लेकिन इसका घनत्व जो है 0.7 ग्राम, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यह पानी में नहीं डूबेगा, यह पानी में भी नहीं डूबेगा, ऐसा स्थिति है इनका। इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले विलय है, ठीक है, जिनका नाम ABCDEFG कहते हैं, ठीक है। तो इनके जो कितने छल्ले हैं, 7 छल्ले हैं, ठीक है। ये विलय इस ग्रह का टुकड़ा है जो शनि के गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि ये विलय इसी ग्रह का टुकड़ा है जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके समीप रहता है, ठीक है। तो इनके समीप रहते हैं और इन छल्लों के कारण शनि को आकाशगंगा सदृश कहते हैं, मतलब कि इन्हीं ग्रह के कारण हमें आकाशगंगा में यह दिखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये शनि के 62 उपग्रह में से ये जो 21 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। टोटल देखिए 62 उपग्रह है इनके, लेकिन इनके 21 ग्रह को, जैसे कि बृहस्पति को 16 उपग्रह की मान्यता थी, तो इनको 21 ग्रह की मान्यता दी गई। अतः सर्वाधिक उपग्रह वाले में से ग्रह की संख्या, जैसे शनि का स्थान प्रथम हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में शनि के पास सबसे ज्यादा 82 उपग्रह है। तो वर्तमान में अभी देखा जाए तो ऐसे 62 है, तो वर्तमान में यदि देखा जाए तो 82 ग्रह इनके पास है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो शनि ही है, ठीक है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो जैसा कि मैंने बृहस्पति का बताया था, उनमें गैनविड्स जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। और जैसा मंगल में बताया, डेमोस और फोबोस जो दो उपग्रह हैं उनके, ठीक है। जो सबसे छोटा सौर मंडल का भी यदि सबसे छोटा ग्रह डेमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। ऐसा ये जो टाइटन जो आप ग्रह देख रहे हैं शनि का, इनका लगभग जो है, इनका आकार जो आप लोग को बुध के समान दिखेगा, ठीक है। और एस्लेट्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इनके जो उपग्रह है एस्लेट्स, इन पर सक्रिय ज्वालामुखी भी है। तो ऐसा कौन सा शनि के उपग्रह है जिन पर सक्रिय ज्वालामुखी है? एस्लेट्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं, देखिए फोबो। देखिए उसमें जो मैंने बताया मंगल ग्रह के पास फोबोस था, तो यहाँ पर फोबो ग्रह शनि के अन्य उपग्रह की अपेक्षा देखिए विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं है ना, वहां पे फोबोस था और यहाँ पर फोबो है, सिर्फ फोबो। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, फोबो उपग्रह जो है ना, क्या करती है, अन्य उपग्रह के अनुसार, मतलब अन्य उपग्रह की अपेक्षा ये विपरीत दिशा में परिभ्रमण करती है, ठीक है। लगभग 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि के बुध शनि के जो छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बुध नहीं होगा, शनि के जो छल्ले हैं, तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। हाँ अब देखिए, शनि के जो छल्ले हैं कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं। ऐसा हो जाता है कि 14.5 मानिए तो एक ऑन एन एवरेज देखिए 14.5, 14.5 बोल रहा हूँ मैं, ऐसे 14.7 वर्ष में जो खगोलीय घटना शनि के छल्ले यानी कुछ समय के लिए विलुप्त प्रतीत होते हैं, इसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रिंग क्रॉसिंग की घटना किस ग्रह में होती है? शनि के ग्रह में होती है, क्योंकि इनके छल्ले 14.5, मतलब 14.5 खगोलीय वर्ष की घटना में तो ये क्या होते हैं, ये गायब लुप्त प्रतीत होते हैं, ठीक है। इसके वायुमंडल में बृहस्पति के समान बहुत सी गैसें होती है, जिस कारण से यह गैस का भी गोला कहते हैं, इन्हें गैस का भी गोला कहते हैं। जिस प्रकार से बृहस्पति के पास जो पूरे गैस के एक गैस हम लोग के पास मिलती है, जो पूरे बृहस्पति ग्रह में जैसे मैंने बताया कि गैस होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, इस प्रकार से बहुत सारे गैस होते हैं। SO2 की मात्रा होने के कारण वहां पे लाल हल्का हल्का पीला दिखाई देता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि अब हम लोग अरुण वरुण के बारे में जानेंगे। तो ये आप लोग का अरुण ग्रह है, तो आप लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये अरुण ग्रह तो नहीं है, ये तो शनि ही है। मैंने पिक्चर लगाना थोड़ा मिस्टेक कर दिया कि अरुण ग्रह है, चलिए सॉरी। अगले पिक्चर इसके इसके लिए नहीं ले पाया था, शायद उसी का पिक्चर यहाँ रह गया होगा, इसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं हम लोग अरुण ग्रह के बारे में।
इसे अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। मतलब कि ये इतना झुका हुआ, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट में, ये आप लोग को दिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका झुकाव के कारण। तो अरुण ग्रह ही है जो कि लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह शुक्र को कहते हैं। तो द्वितीय लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। पहला यदि सिर्फ लेटा हुआ आप लोग को कहे तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यदि द्वितीय लेटा हुआ ग्रह कहेंगे तो हम लोग उनको कहेंगे, क्यों उनको? शुक्र को कहेंगे द्वितीय लेटा हुआ ग्रह। इसके आधुनिक ग्रह, इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। इस पर मीथेन की अधिकता इस पर मीथेन, जो मीथेन गैस है उनकी अधिकता होने के कारण यह हरा दिखता है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि हरा दिखता है। यह अपने एक्स पर उल्टा घूर्णन करता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यह अपने एक्स पर कैसा उल्टा घूर्णन करता है। मैंने पहले भी बताया कि जो अरुण है ये अपने, और शुक्र जो है, ये दोनों अपने अक्ष पर उल्टा घूमते हैं, जिस कारण से यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिस कारण से यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। यह आकार का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार में सबसे बड़ा, और सूर्य सूर्य से दूरी में सातवां सबसे बड़ा, सातवां ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूरी में यदि गिना जाए तो सातवां, और आकार में देखा जाए तो ये तीसरा है। ठीक है, इस ग्रह के भी बाहर 5 विलय घूमते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि इस ग्रह के बाहर भी 5 विलय घूमते हैं। इसके 27 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्राइटेनिया सबसे बड़ा है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा है? अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटेनिया है। तो एक देखिए, अब वरुण भी पढ़ेंगे, वहां ट्राइटेनियम एक आएगा उपग्रह, जो कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ध्यान में रखना है कि ट्राइटेनिया तो सबसे बड़ा जो है उपग्रह है। अरुण ग्रह का खोज विलियम हॉर्सेल ने 13 मार्च 1781 में किया था। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अरुण ग्रह का खोज विलियम हर्सेल 13 मार्च 1781 ईस्वी में किए थे। ठीक है, यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लगभग 82 डिग्री झुका लेटा हुआ दिखाई देता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कितना डिग्री? तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि 82 डिग्री यह झुका हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि नेपच्यून के बारे में पढ़ लेंगे। नेपच्यून मतलब कि हम लोग का जो वरुण ग्रह है, तो उनके बारे में जानेंगे। तो आज वरुण ग्रह तक लास्ट रखेंगे। उनके बाद हम लोग एक लेक्चर और लेंगे, जिसमें कि आप लोग को थोड़ा मेट्रॉइड्स के बारे में बताएंगे। उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग धूमकेतु के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो आप लोग भी बने हमारे साथ, इसी प्रकार से रहेंगे। तो आप लोग को हर एक पॉइंट आप लोग को अच्छे से डील किया जा रहा है। तो आप लोग इसी प्रकार से अपने कंटेंट को पाते रहें, अपना कंसेप्ट को क्लियर करते रहें, और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए हम लोग वरुण ग्रह को करते हैं। यह सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। तो सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 164 वर्ष में पूरा करता है। तो सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरा करता है। इस पर भी मीथेन की अधिकता होती है, या जिससे वह नीला दिखता है, या हल्का नीला दिखता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना। हरा कौन दिखता है? अरुण। और यह नीला दिखता है, इसलिए इसे अरुण ग्रह भी, अरुण भाग कहते हैं। इसे अरुण का भाग कहते हैं। देखिए, अरुण का भाग कहते हैं इसे, अरुण का भागी वरुण। ठीक है, इसके 13 ज्ञात उपग्रह है, जिसमें ट्राइटन, ट्राइटन जो है सबसे प्रमुख है। ट्राइटन जो है उसमें ट्राइटेनिया था, इसमें ट्राइटन जो है सबसे प्रमुख ग्रह है। 13 उपग्रह में से सबसे उपग्रह जो है सबसे प्रमुख जो है ट्राइटन। ट्राइटन पर उष्णोत मतलब गीजर के समान प्रमाण मिले हैं। मतलब कि देखिए, उन्नोस गीजर के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसकी खोज 1846 में जॉन गार्ले हॉर्सेल ने किसका किया था? वरुण ने। और गार्ले ने किसका किया? वरुण का। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा समय 165 वर्ष में लगाता है। तो सबसे ज्यादा समय लगाता है, 165 वर्ष में लगाता है। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आप लोग को जितना भी सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में मैंने सारा एक पॉइंट डील किया। आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। आप लोग का बीपीएससी का जो एग्जाम शिक्षक भर्ती लिया जा रहा है, आप लोग उसमें जरूर कंप्लीट करेंगे एकदम अच्छे से। आपका कंटेंट आप लोग को एकदम टू द पॉइंट मिल रहा है। तो आप हम लोग हमारे साथ बने रहे। कोर स्टडी चैनल आपने आपके लिए हमेशा तत्पर है। ठीक है, और इसी प्रकार से अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ना नहीं भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और वीडियो उन लोग को शेयर जरूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर कल मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।